हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं मुकेश सैनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैंथालासा रिसर्च पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसमें हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बारे में अध्ययन करेंगे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ओके, तो ये जो टॉपिक है हमारा जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां आती है उनमें होता है, या फिर हमारी पीजी की क्लासों में ये हमारा होता है, और यूजीसी नेट में तो होता ही है। तो इससे कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आजकल पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है टॉपिक। तो जो टॉपिक यहाँ पर ये टॉपिक हम यहाँ पर क्लियर कराएंगे तो आपकी कंसेप्ट पूरी क्लियर करवाएंगे, है ना। तो हमारा जो यहाँ पर इस जो वीडियो है इसका मेन मकसद है कि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ भी आए तो वो छूटने नहीं चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए कांस्की महोदय ने क्या कहा है। परिवहन जाल भौगोलिक स्थितियों के वर्ग होते हैं जो विभिन्न मार्गों द्वारा अंतर संयोजित होते हैं, और इन्हीं संयोजनों के सहारे मांग एवं पूर्ति के क्षेत्रों के मध्य माल, मनुष्यों एवं विचारों का संचरण होता है। तो कांस्की ने क्या कहा कि जो कनेक्शंस होते हैं उनके मध्य ही माल, मनुष्य और विचारों का संचरण होते हैं। और जो लुबे मोरिदास ने के इसका वर्गीकरण किया, तो ये क्वेश्चन ऑप्शनल पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का वर्गीकरण किसने किया। तो किसने किया? लुबे मोरियादास ने। ओके, अब आते हैं हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के जो तत्व है वो कौन कौन से हैं। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के तत्वों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखिए फर्स्ट आता है वर्टिसेस नोड्स। वर्टिसेस नोड्स मतलब वे भौगोलिक पॉइंट्स जहां से संचरण प्रारंभ एवं समाप्त होता है। ये संयोजनों के प्रतिच्छेदन बिंदु और संगम स्थल या शीर्ष हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ समझाने की दृष्टि से, जैसे देखिए ये एक शहर ये रहा, दूसरा शहर ये रहा, तीसरा शहर ये रहा, चौथा शहर ये रहा, पांचवा शहर ये रहा और छठा शहर ये रहा। तो ऐसे ये इनको जो जोड़ने वाली जो बिंदु है, जैसे हम इसको इससे जोड़ देंगे और इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, ये इसके। अब इसमें देखिए एक शहर ये, दूसरा शहर ये, तीसरा शहर ये, चौथा शहर ये और पांचवा शहर ये और छठा शहर ये। तो ये सिटीज़ है, ये क्या है? वर्टिसेज है, नोड्स है। तो देखिए मान लो जैसे यहाँ से ये स्टार्ट होता है, इस जगह से मान लो ये स्टार्ट होता है तो ये प्रारंभ हो गया। मान लो ये समाप्त यहाँ पर होता है तो ये समाप्ति बिंदु हो गया। या फिर ये संयोजन के प्रतिच्छेदन बिंदु, मतलब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये यहाँ से इधर जा रहा है और इधर से ये यहाँ जा रहा है। तो ये संगम स्थल है, प्रारंभ और जहाँ पर सब मिलते हैं तो संगम स्थल, प्रतिच्छेदन स्थल और प्रारंभ सब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नोड्स कहलाते हैं। बात आगे समझ में। चलो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है देखिए लिंकेज, इसको इंग्लिश में एजेस कहते हैं। संयोजन मतलब प्रारंभ और अंतिम केंद्र को जोड़ने वाली रेखा है, उसको संयोजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर देखिए इसमें ये जो लाइन है ये क्या है? संयोजन है। ये संयोजन है दो, ये तीन संयोजन हो गया, ये चार संयोजन हो गया, ये पांच संयोजन हो गया, ये छह संयोजन हो गए। तो यहाँ पर ये क्या हो गए? संयोजन। तो इसको मतलब कि यहाँ पर इस जो हमने जाल दे रखा है, नेटवर्क दे रखा है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, तो इसमें कितने एजेस हैं? कितने एजेस हैं? 1 है ना, 2 और 3 और 4 एंड 5 और 6। तो यहाँ पर 6 एजेस है। आपसे पूछा जाए यहाँ पर कितने नोड्स है, तो नोड्स कितने हैं भाई बताइए आप? नोड्स कितने हैं? नोड्स एक 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर 6 ही हमारे नोड्स है और 6 ही हमारे एजेस है। आपके समझ में आ गया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं ना। आगे देखिए, देखिए संयोजन आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए दो बिंदुओं के मध्य प्रतिच्छेदक संपर्क ही एजेस होते हैं। यहाँ प्रतिच्छेद, अब देखिए इसमें हमारे जो यूजीसी नेट है उसमें एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आया था और ऐसा ये थोड़ा टफ भी क्वेश्चन आया था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो आपको पिक्चर हमने दे रखा है इसमें देखिए यहाँ पर V1 V2 V3 है ना, V1 V2 V3 V4 और V5 है ना। तो यहाँ पर जो हमारे नोट्स कितने हो गए? यहाँ और नोट्स हो गए हमारे 5।
ठीक है। एजेज आप गिन के बताइए, एजेज कितने हो गए यहाँ पर, एज हो गया 1 2 3 और 4 हमारे यहाँ पर एज हो गए। तो आप अच्छी तरह समझ में, तो ई बराबर 4 हो गए और वी वर्टिसेस नोड्स हमारे कितने हो गए 5। बात आ गई समझ में। अब देखिए हुआ क्या था कि हमारे इसमें अभी जो नेट का क्वेश्चन पेपर लगा था, तो नेट के पेपर में ऐसा हमारे क्वेश्चन आया था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में अभी इसमें पूछा गया है कि इसमें कुल कितने नोड्स हैं या कितने इसमें एजेस हैं। तो अब हम चेक करते हैं, इसमें आपको नोड्स दिख रहे होंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर हमारे नोट्स कितने हो गए, 6 नोट्स हो गए। ये तो आपको समझ में आ गया है। अब देखिए इसमें जो एज है वो एज कितने हैं, है ना, एज हमें चेक करने हैं। तो एज को कैसे चेक करेंगे, तो देखिए एज है ना, तो यहाँ पर एक एज हो गई, 2 और 3 एज हो गए, है ना, 4 एज, 5 एज, 6 एज, 7 एज, 8 एज, 9 एज। तो 9 एज तो आपके समझ में आ गए होंगे। एक इसको गिनते हैं तो ये हो गया हमारा 10 एज, एक हमारा ये हो गया कितना, 11 एज, और एक लास्ट हो गया हमारा क्या, 12 एज। तो टोटल हमारे इसमें जो प्रतिच्छेदक रेखा है, जो एजेस है, संयोजन है, वो कितने आ गए हमारे 12। अब तो समझ में आ गया होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम इससे, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे हमारा है क्या है, ग्राफ। अब भाई ग्राफ क्या होता है, अब हम किसको, ट्रांसपोर्ट जो ग्राफ होता है उसको समझते हैं। देखिए इस ऊपर देखिए, तो इसमें परिवहन जाल के वर्णन या संश्लेषण के लिए प्रक्रिया या प्रविधि, है ना, टाइपोलॉजी की एक शाखा ग्राफ सिद्धांत परिवहन जाल को भावात्मक रूप प्रदान करता है। तो ये यहाँ पर ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि जो ग्राफ है वो क्या कैसा रूप प्रदान करता है, भावात्मक रूप प्रदान करता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ग्राफ सिद्धांत है कौन सा रूप प्रदान करता है, भावात्मक रूप। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ऑप्शनल में ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्राफ बिंदुओं और रेखाओं का व्यवस्थित रूप होता है जिसमें रेखाएं बिंदुओं को जोड़ती है एवं प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए जैसे मान लो ग्राफ होता है, दिस इज द रियल पिक्चर, ये रियल पिक्चर है, नेटवर्क है कि भाई ऐसे इधर से रास्ता जाता है और ये क्षेत्र है ब स, ये दीज आर द पॉइंट्स एंड नोड्स, ओके। तो लेकिन हम जो ग्राफ है बनाते हैं वो किस रूप में बनाते हैं, ऐसे। भाई जो रियल सिचुएशन तो आपके सामने है, रियल सिचुएशन तो आपको दिखाई दे रही है, तो लेकिन रियल सिचुएशन को हम भावात्मक रूप में, एक सरलीकृत रूप में हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज ग्राफ, ओके। अब बात आ गई आपके समझ में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भावात्मक ग्राफ का मतलब क्या होता है, अर्थात जो प्रशासनिक सीमाएं हैं वो वहाँ पर उसको ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे देखिए प्रशासनिक सीमाएं हमने दिखाई है, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक सेवाओं जो सीमाएं हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना ही इसमें कोई मापक होता है। भावात्मक ग्राफ यदि पूछा जाए आपसे, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भावात्मक ग्राफ की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा पूछा जा सकता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ मैंने थोड़ा प्रशासनिक गलत लिखा हुआ है ना, प्रशासनिक सीमाएं हैं उसमें नहीं होती है, मापक उसमें नहीं होता है, और अनेक सूचनाएं प्रारंभ में छोड़ दी जाती है, मार्ग के घुमाव है वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है ना, प्रशासनिक सीमाएं नहीं होती है, मापक नहीं होता है, और अनेक सूचनाएं प्रारंभ में छोड़ दी जाती है, और मार्ग में घुमाव नहीं होता है। मार्गों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना है भाई। हमने यहाँ पर क्या किया है, बिल्कुल सिंपल लाइन ली है ना, सीधी लाइन, फिर इधर सीधी लाइन, तो इसमें सिर्फ सीधी लाइन ली जाती है और मोड़ों को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन है ना, लेकिन केंद्रों की स्थिति और अनुक्रम वही रहता है। तो जो केंद्र है उनकी स्थिति और अनुक्रम वही रहता है, ठीक है ना। केंद्रों में प्रत्यक्ष संयोजन ही दिखाया जाता है, अर्थात मार्ग में ऐसे जगह परिवहन विभाजन होता है जहां पर अधिवास नहीं है तो उसको छोड़ दिया। भाई मान लो कहीं यार दूसरा रास्ता छटता है, वहां कोई शहर गांव कुछ है ही नहीं, तो वहां पर उसको दर्शाते नहीं है, किसमें, भावात्मक ग्राफ में। तो आपका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा भावात्मक ग्राफ क्या होता है। अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं ग्राफ के प्रकार। तो ग्राफ कौन से होते हैं, यहाँ पर मेनली 4 प्रकार है ना, समतल असमतल ग्राफ, अदिश सदिश ग्राफ, संयुक्त असंयुक्त ग्राफ, और भारित अभारित ग्राफ, ओके। कौन कौन से, समतल असमतल, सदिश अदिश, संयुक्त असंयुक्त, भारित और अभारित ग्राफ, है ना। अब देखते हैं, हम समझते हैं कि समतल ग्राफ क्या होता है और असमतल ग्राफ क्या होता है। अर्थात देखिए समतल ग्राफ में जिसके 2 संयोजकों के प्रतिच्छेदन पर हमेशा केंद्र होता है तो वो क्या होता है, समतल होता है।
और असमतल ग्राफ क्या होता है, मार्गों के प्रतिच्छेदन पर केंद्र होना आवश्यक नहीं, जैसे वायुमार्ग और जलमार्ग। अब आपके थोड़ा सा इसको समतल असमतल को मैं प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। तो देखिए जैसे मान लो भाई यहाँ पर ये नोड्स हैं, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड और 4 नोड, ये 4 वर्टिसेस हो गए हमारे। ठीक है, इसके हमारे जो संयोजन है वो संयोजन आप देख सकते हैं, है ना, ये संयोजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये गांव है, यहाँ पर ये गांव शहर है, यहाँ पर गांव शहर है, यहाँ पर गांव शहर है। तो जो ये कनेक्टिविटी है इनके केंद्र पर क्या है, गांव और शहर कुछ है ना। तो जो प्रतिच्छेदन होता है उसके सेंटर पे वहाँ पर गांव शहर है, तो दिस इज कॉल्ड समतल ग्राफ। ये समतल ग्राफ हो गया। असमतल ग्राफ में क्या होता है, मान लो जैसे ये फ्लाइट है, यहाँ से उड़ी और इस शहर से और ये यहाँ पर इस शहर पर आई है, यहाँ से ये उड़ी और उड़ते हुए यहाँ चली गई। ठीक है, अब यहाँ इस शहर से कोई फ्लाइट है, वो इस शहर को जा रही है, तो ये शहर है, यहाँ से इस शहर से ये फ्लाइट उड़ी और यहाँ चली गई। अब आप मुझे बताइए, ये फ्लाइट यहाँ पर उड़ी तो यहाँ पर इसका प्रतिच्छेदन है, तो क्या हवा में शहर थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असमतल ग्राफ। जलमार्ग में भी ऐसा होता है, मान लो यहाँ पर यूरोप से हवाई जहाज चला और इधर ऑस्ट्रेलिया को गया, ठीक है, और इधर मान लो अफ्रीका से चला और इधर चीन को गया, तो यहाँ पर श्रीलंका के नीचे यहाँ पर क्रॉस किया, तो वहाँ पर कोई समुद्र में शहर थोड़ी होगा। ठीक है, तो जहाँ पर प्रतिच्छेदन मार्गों के केंद्र नहीं होता है, ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, असमतल ग्राफ कहलाता है। बात आ गई समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अदिश और सदिश ग्राफ परिवहन की, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, देखो जिसमें दिशा का ज्ञान हो तो वो सदिश है। भाई देखो इसमें हमने एक तरफ ही एरो बना रखा है, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा और फिर इधर आएगा, तो ये दिस इज सदिश। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये तो दर्शा रहा है कि ये इधर जाएगा, लेकिन इधर यहाँ से कह रहा है कि ये इधर जाएगा और यहाँ कनेक्टिविटी है, तो इसकी दिशा का कोई निश्चित नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है अदिश ग्राफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम संयुक्त और असंयुक्त ग्राफ। भाई देखो इसको ध्यान से दीजिए, यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है। तो संयुक्त असंयुक्त में क्या है, क्या ग्राफ के सभी केंद्र जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से समस्त केंद्रों तक पहुंचना संभव है या नहीं। कहने का मतलब है, हम जो ग्राफ के हमारे जो पॉइंट्स है, एक पॉइंट से हम क्या सभी पॉइंट्सों पे जा सकते हैं, यदि हाँ यस जा सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड संयुक्त। ओके, संयुक्त ग्राफ। और यदि नहीं जा सकते हैं तो वो असंयुक्त है। एक तो परिभाषा ये हो गई, दूसरी ये हो गई कि मान लो एक ही ग्राफ आपको दिखाई दे और कोई उप ग्राफ ना हो तो उसको संयुक्त ग्राफ बोलते हैं, लेकिन जिसमें ग्राफ है दो हिस्सों में बटा हुआ हो तो वो असंयुक्त ग्राफ है, मतलब बिना जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ को आपको आपके सामने यहाँ उदाहरण है, उदाहरण समझ लीजिए आप। यहाँ पर ए है ना, ए फिर बी सी डी ई, तो इनको हम जोड़ते हैं तो एक ग्राफ बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ए बी सी डी ई और एफ और जी का हमारा ग्राफ है, ये है, ये एक ग्राफ है और ये एक ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या है कि दो उप ग्राफों से मिलकर एक ग्राफ बना है, तो ये क्या है, असंयुक्त ग्राफ है। बात आ गई समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। भारित ग्राफ और अभारित ग्राफ क्या है, जब ग्राफ दो परिवहन केंद्रों के बीच की दूरी और लगने वाले समय मूल्य दिया जाता है या वजन यात्री संख्या प्रदर्शित की जाती है तो उसको भारित ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए उपग्राफ क्या होता है, असंयुक्त ग्राफ। भाई हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये यहाँ पर देखिए असंयुक्त ग्राफ में एफ और जी, तो ये अलग हो गया ना। ठीक है, तो असंयुक्त ग्राफ अर्थात जब ग्राफ दो हिस्सों में बटा हुआ होता है तो उसे उपग्राफ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो असंयुक्त ग्राफ है इसमें दो उपग्राफ है, एक तो ए बी सी डी ई और एक है एफ और जी। अब तो आ गए समझ में आपके। अब देखते हैं परिपथ क्या होता है, सर्किट जिसको बोलते हैं। तो बहुभुजाकार बंद आकृति अर्थात ऐसा मार्ग जिसमें संयोजन का प्रारंभिक केंद्र और अंतिम केंद्र वही होता है। भाई जैसे देखिए यहाँ पर V1 V2 V3 V4 एंड V5 दे रखा है, तो आप यहाँ किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो वहीं पर पहुंच सकते हैं। जैसे आप V1 से स्टार्ट हुए तो V2 V3 V4 पर पहुंच कर डायरेक्ट V1 पे पहुंच गए। आप V4 से स्टार्ट होइए, V4 से स्टार्ट हो गए तो उल्टा चलोगे सुलटा चलोगे, लेकिन आप वहीं पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे कहने का मतलब बंद आकृति होना जरूरी है तो ही वो सर्किट कहलाएगा, वरना वो सर्किट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र आधारभूत परिपथ। आधारभूत परिपथ क्या होता है, जिस परिपथ में और कोई परिपथ हो,
ठीक है, जिस परिपथ में और कोई परिपथ हो तो उसको स्वतंत्र व आधारभूत परिपथ कहा जाता है। प्रदेश क्या होता है? स्वतंत्र परिपथ से घिरा क्षेत्र, संयोजन से घिरा क्षेत्र, वो प्रदेश कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे जो आपको हमने ग्राफ दे रखा है, ये जो ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में आप ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में कितने प्रदेश है, इसमें कितने प्रदेश है? तो आप देखेंगे इसमें, है ना, R1 R2 R3 R4 R5 हमने दे रखा है। तो कहने का मतलब है यहाँ प्रदेश कितने हैं? टोटल 5 है। हम V1 V2 V3 एंड V4 V5 V6 7 को मिलाए और इनको आपस में हम संयुक्त करें तो हमारे यहाँ पर 5 रीजन्स बनेंगे। आ गया समझ में? यहाँ पर ऐसे आपको ऑप्शनल क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है कि निम्न में कितने प्रदेश है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न बिंदुओं को मिलाकर कितने प्रदेश बनाए जा सकते हैं। ओके, अब देखिए पथ और मार्ग क्या होता है? दो युग्मों को जोड़ने वाला मार्ग है वो पथ कहलाता है, और दो केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा है वो मार्ग कहलाता है। ठीक है, तो बात वही है लगभग, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, पथ की लंबाई क्या होती है? पथ की लंबाई क्या होती है? पथ की लंबाई दो स्थानों में मार्गों की संख्या, केंद्र युग्मों के बीच संयोजनों की संख्या। तो पथ की लंबाई क्या होती है? अर्थात एजेस की लंबाई। अब देखिए पथ की लंबाई को हमें एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए जैसे मान लो एक शहर ये रहा, दूसरा शहर ये रहा, तीसरा शहर ये रहा और चौथा शहर ये रहा। अब पथ की लंबाई क्या आएगी हमारी? भाई देखो पथ की लंबाई क्या आएगी, देखो इसको इससे मिलाते हैं हम, इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, तो माना कि ये ए है और ये हमारा क्या है? डी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और डी के बीच की पथ की लंबाई कितनी हो गई? 1 2 और 3। तो यहाँ पर है पथ की लंबाई कितनी आ गई? 3। समझ में आ गया होगा अब तो आपके। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पथ की दूरी, ये तो था हमारा क्या? पथ की लंबाई। ठीक है, और अब आते हैं हम पथ की दूरी, अर्थात एक जाल में स्थित केंद्र युग्मों के मध्य न्यूनतम पथ लंबाई, अर्थात दो केंद्र युग्मों के मध्य लघुतम पथ है वो क्या कहलाता है? पथ की दूरी कहलाता है। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए, यहां पर एक और हम पॉइंट्स ले लेते हैं, एक और पॉइंट है हम ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो एक और पॉइंट्स ये यहाँ पर ये रहा और एक पॉइंट्स हमारा ये रहा। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट्स और ये रहा। ठीक है, अब हम इसको मिलाते हैं और मिलाते हैं तो देखिए इसकी एक ये हो गई, यहाँ से ये संयोजन हो गया, यहाँ से ये संयोजन हो गया, यहाँ से ये संयोजन हो गया और यहाँ से ये संयोजन हो गया और ये यहाँ से मान लो संयोजन है। ठीक है, और ये यहाँ से भी संयोजन है। तो अब हम मान लो हमें ए से पहुँचना है, ए से डी पर पहुँचना है, तो यहाँ पर हमें पथ की जो लंबाई है वो कितनी हो सकती है? यहाँ पर पथ की लंबाई और पथ की दूरी में अंतर हमको समझना है। तो देखिए पथ की लंबाई यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 है, यहाँ 1 2 और 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर पथ की लंबाई 5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन पथ की दूरी हमें क्या ढूंढनी है? न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी तो ये है 1, फिर है 2 और फिर है हमारी 3। तो ये हो गया हमारी क्या? पथ की दूरी। समझ में आ गया होगा अब अच्छी तरह। ठीक है ना, अब देते हैं एसोसिएट नंबर क्या होता है। एसोसिएट नंबर क्या होता है, और यह कई बार हमारे जो यूजीसी नेट की एग्जाम है उसमें पूछा गया है। सह एसोसिएट संख्या समझिए, इसको कोनिंग संख्या समझिए, कोनिंग क्रमांक समझिए, तो ये सभी एक ही है। देखिए कोनिंग ने इसका प्रयोग 1936 में किया है। तो हमें थोड़ा सा ये डेट भी यदि आप याद रख सकते हो तो इसको याद रख लीजिए। क्या है कि इसको क्या कहे, कब आया था ये कोनिंग संख्या? 1936 में। परिवहन जाल में स्थित एक केंद्र का उसी जाल में स्थित सबसे दूर स्थित केंद्र की न्यूनतम पथ लंबाई सह संख्या एसोसिएट नंबर को कोनिंग क्रमांक संकेतक कहते हैं। अब जैसे हमने अभी समझाया था ना आपको, पथ की दूरी, जो पथ की दूरी है दैट इज कॉल्ड डायमीटर, वो सह संयोजन संख्या थी, सह कोनिंग जो कोनिंग क्रमांक था। जैसे आपके सामने ये पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, इस पिक्चर को आप देखिए, इसमें आपके सामने ए बी सी डी और ई बना हुआ है। तो यहाँ पर टोटल कितने वर्टिसेस है? यहाँ पर कितने वर्टिसेस हुए? 5 वर्टिसेस। संयोजन कितने हैं यहाँ पर? देखिए 1 है ना, 2 3
4 और 5। तो यहाँ पर 5 ही संयोजन है। अब यहाँ पूछ रहा है कि इसकी कोनिंग संख्या कितनी है, दिए गए ग्राफ की कोनिंग संख्या कितनी है ना। तो यहाँ सी की कोनिंग संख्या, अब प्रत्येक बिंदु की कोनिंग संख्या पूछी जा सकती है। तो देखिए सी की कोनिंग संख्या कितनी होगी, सी की कोनिंग संख्या, आप किधर भी जाइए इसके दूर, जो सबसे दूर पॉइंट है सी से वो कौन सा है, ई। तो ई सबसे दूर पॉइंट है, तो ई तक की जो टोटल दूरी कितनी है, 2। कितनी है टोटल, 2। बात आ गई समझ में आपके, 2 है ना। अब देखिए ई की शेष संख्या सर्वाधिक है। अब ई से सबसे दूर कौन सा है, बी या फिर ए। तो इसकी जो हमारी कोनिंग संख्या कितनी आएगी, 1 2 3, या फिर 1 2 और 3। तो यहाँ पर इसकी सर्वाधिक हमारी कोनिंग संख्या आएगी। बात आ गया समझ में भाई। आपको एक तो है हमारी कोनिंग संख्या, एक है हमारी पथ की दूरी, और एक है हमारी पथ की लंबाई। तो पथ की लंबाई तो क्या होती है, किन्हीं भी दो पॉइंटों के मध्य की कोनिंग, वो जो पथ दूरी है, एजेस का नंबर है, वो हमारी पथ की लंबाई हो सकती है। वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन जो पथ की दूरी है, पथ की दूरी में क्या है कि दो अधिकतम दूर पॉइंट्सों के मध्य न्यूनतम दूरी, वो पथ की दूरी हो गई। एसोसिएट क्रमांक क्या हो गया, किसी भी पॉइंट से अधिकतम दूर स्थित पॉइंट के पथ की लंबाई, वो कोनिंग संख्या हो गई। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर इससे संबंधित है, आपके यूजीसी नेट में है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। और जो पीजीटी की एग्ज़ाम होती है ज्योग्राफी की, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड की राजस्थान में होती है, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के कई क्वेश्चन पेपर्स में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। डायमीटर क्या होता है, परिवहन जाल में सबसे दूर स्थित केंद्र युग्मों के मध्य पथ की न्यूनतम दूरी जाल का डायमीटर या व्यास होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, हमने पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 से लेकर 10 ये अधिकतम दूर पॉइंट है। और इनकी हम दूरी हम निकाले तो कौन सी आएगी हमारी, यहाँ पर देखिए इसमें ये हमारा 10वां पॉइंट है, दिस इज़ 10वां पॉइंट और दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। तो इनके मध्य की दूरी को यदि हम निकालें, इनके मध्य की दूरी को यदि हम निकालें तो देखिए क्या होता है, हम चलेंगे 1 से 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये 7 से चलिए फिर 8 है ना ये, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, फिर 6 और ये हमारा हो गया 7, ठीक है ना। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर है डायमीटर हमारा 7 हो गया। यदि हम एज गिने, यहाँ के इसके एज गिने, पॉइंट्स गिने, तो देखिए 1 2 2 है ना, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 और फिर 10। तो हमारे 10 वर्टिसेस हो गए। और यदि हम इसके एजेस गिने, अब तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एजेस कैसे निकालते हैं। तो देखिए एजेस कितने हो गए, 1 एज हो गया, 2 एज, 3 एज, 4 एज, 5 एज, 6 एज, 7 एज, 8 एज, 9 एज और 10 एज। तो हमारे इसके टोटल कितने एज हो गए, 10। आ गया समझ में। परिवहन जो हमारा जाल व्यास होता है और पथ की जो दूरी होती है वो एक ही चीज़ है, ठीक है। पथ की लंबाई नहीं, पथ की दूरी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए संयोजकता, अब आते हैं हमारे 13th पॉइंट पे। संयोजकता अर्थात कनेक्टिविटी। जब दो केंद्रों के मध्य संयोजन होता है तो उसे परपथ की संयोजकता कहते हैं। जाल में स्थित समस्त केंद्रों के मध्य संयोजन का स्तर संयोजकता कहलाता है। तो देखिए आपके सामने हमने ग्राफ दे रखा है और ये संयोजकता है वो टॉफ महोदय ने उनका कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एज कितने हैं, इसमें आप गिनिए आराम से। एज 7 है, ठीक है, जो इसके, ठीक है, गिन लिया आपने, ठीक है ना। अरे नहीं समझ में आया क्या, चलो देखिए। तो एज 1 एज 2 एज 3 एज 4 एज 5 एज 6 एज एंड 7 एज। वर्टिसेज कितने हो गए, वर्टिसेज हो गया हमारा 1 2 3 है ना, और 4 और 5 और 6, ठीक है ना। तो ये 6 हमारे वर्टिसेज हो गया। सर्किट हो गया, देखिए सर्किट V1 V2 और V4
V1 V2 V4, देखिए एक मिनट, V1 V2 V4 V1 V2 और V4 एक सर्किट ये हो गया, बंद हो गया ना भाई। सर्किट की एक विशेषता होती है ना, बंद होना चाहिए। अब इसको हम यहाँ से V1 से V2 जाएंगे, V2 से V4 और ये हम इसको बंद करेंगे तो हमारा एक सर्किट ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा सर्किट, है ना। तो V2 4 5, तो V2 और 4 और 5 हम इसको मिलाते हैं तो एक सर्किट हमारा ये हो गया। तो हमारे इस ग्राफ में कितने सर्किट है? 2 सर्किट है। बात आ गई समझ में, है ना। चलो आगे देखते हैं। आप पथ की दूरी तो आपको अच्छी तरह समझ में आ ही गया है ना, आपको समझा दिया है। ओके, तो हमारी ये यहाँ पर क्लास ख़त्म होती है। ओके, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।